हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 30 जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, द स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर ब्रेकेज ऑफ प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग इन LHB कोच इज डेस kmph। तो LHB कोच में प्राइमरी आउटर स्प्रिंग ब्रेकेज हो जाने से, टूट जाने से स्पीड रेस्ट्रिक्शन कितना देना है। तो ये हो जाएगा 95 kmph। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अगर आप लोग के लिए सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग पूछा होगा, ये कंडीशन में जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा ये हो जाएगा 90 kmph। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग यूज हुआ है, अगर एयर स्प्रिंग फेलियर हो गया, पंक्चर हो गया, डिफ्लेटेड हो गया, यही कंडीशन में जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा ये 60 kmph होगा। तो जैसे कि जो भी फ्रेंड्स स्टेशन में काम करें, यार्ड में काम करें, यही कंडीशन में रोलिंग एग्जामिनेशन में ये पाया जाता है। तो यही कंडीशन में BPC में आप लोग का गार्ड के BPC के पास और ड्राइवर के BPC के पास ये एंडोर्समेंट करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप लोग का CNW स्टाफ एक्कम्पनी भी करता है। ये भी बात जरूर ध्यान में रखा जाए। OMRS ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक मेजर्स। तो OMRS जो इंस्टॉल किया जा रहा है, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन में देखते हैं, व्हील लोड एंड बियरिंग एक्यूस्टिक। तो इसका काम होता है, ये क्या मेजर करता है, व्हील का आप लोग का जो इम्पैक्ट लोड रहेगा और बियरिंग एक्यूस्टिक, जो बियरिंग में आप लोग साउंड के चलते कुछ फॉल्ट आप लोग का निकल रहा है, तो इसी को ही मेजर करता है OMRS। ऑप्शन ए के साथ चलिए, व्हील लोड एंड बियरिंग एक्यूस्टिक। ड्यूरिंग नाइट टाइम स्पार्ट शैल बी स्टार्टेड विद इन डेज मिनट्स ऑफ साउंडिंग ऑफ हुटर। तो यहीं पर देखिए स्पार्ट पूछा है, जिसका कि फुल फॉर्म सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। तो इसमें बोथ साइड में ही इनबिल्ट इसका इंजन रहता है, बोथ साइड ये मूवमेंट कर सकता है। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा लोकोमोटिव का जरूरी नहीं। तो ये नाइट टाइम में स्पार्ट स्टार्टिंग होने के लिए टाइम पूछा है, जो कि जैसे ही हुटर कोड साउंडिंग होगा उसको विद इन 20 मिनट्स में इसको रेडी होके निकल जाना पड़ेगा। ये आप लोग का स्पार्ट के लिए पूछा है। तो ये हो जाएगा स्पार्ट के लिए मैक्सिमम 20 मिनट, डे या नाइट दोनों में आप लोग के लिए 20 मिनट इसका टाइम है। विद इन 20 मिनट ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। एक्सेल लोड ऑफ AC कोचेज डेज टन। तो एक्सेल लोड पूछा है, AC कोच के लिए पूछा है, जो कि 16.25 टन होता है। ये 16.25 ये LHB कोच के लिए AC हो या नॉन AC, दोनों का केस में ही 16.25 टन एक्सेल लोड यूज होता है LHB कोच में। लेकिन ICF कोच में AC के लिए 16.25 टन, नॉन AC के लिए 13 टन। वंदे भारत के लिए जो एक्सेल लोड कैपेसिटी है ये 17 टन है। टर्क वैल्यू ऑफ कैटरिज टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू इज डेस kg पर मीटर। तो यहीं पर टर्क कितना टर्क देखें, कैटरिज टाइप जो रोलर बियरिंग रहेगा उसका एंड कैप स्क्रू को उसको टाइट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 kg मीटर।
ऑप्शन बी के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे भी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, तो स्लैग एडजस्टेड बैरल ये क्या एडजस्ट करता है? ये ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में जो डिस्टेंस है, जो क्लियरेंस है, इसको ही एडजस्ट करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन ऑन व्हील फ्लैंज? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन पूछा है, व्हील फ्लैंज में पूछा है। जब व्हील फ्लैंज में पूछने से आप लोग का 1/2/5 ये फ्लैंज के लिए स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन है। इसी हिसाब से 1/20 जो हो जाएगा ये व्हील ट्रेड के लिए है। तो ये दोनों याद रखिए, इसमें आप लोग का गलती होने का चांस रहता है। व्हील फ्लैंज के लिए पूछेगा तो 1/2.5 और व्हील ट्रेड के लिए पूछने से 1/20 हो जाएगा। द रूट रेडियस फॉर व्हील टर्न टू ऑन व्हील प्रोफाइल इज डेस मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग का रूट रेडियस पूछा है, वो भी WWP के लिए पूछा है, 1 व्हील प्रोफाइल के लिए पूछा है। तो 1 व्हील प्रोफाइल का केस में, WWP का केस में, नया कंडीशन में ये रहेगा 14 mm लेस रूट रेडियस, और आप लोग का कंडेमनिंग होगा 13 mm। अगर ये IRS प्रोफाइल होता, तो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड प्रोफाइल होता, तो ये कंडीशन में नया में आप लोग का 16 mm, इसका कंडेमनिंग होता 13 mm। तो आप लोग पहले प्रोफाइल देख लीजिए, ये 1 व्हील प्रोफाइल के लिए बोला है ना IRS प्रोफाइल के लिए बोला है, उसी हिसाब से आंसर लेना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का द रूट रेडियस पर व्हील टर्न टू ऑन व्हील प्रोफाइल इज डेस mm, तो ये हो जाएगा आप लोग का 14 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन नॉरब्रेमसी मैक WSP सिस्टम द एक्टिवेशन ऑफ WSP इज डॉन बाय डेस प्रेशर। तो यहीं पर आप लोग का जो KB मैक होगा, नॉरब्रेमसी मैक होगा, WSP सिस्टम व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, इसमें WSP एक्टिवेट होगा किसका? प्रेशर से। तो जैसे कि हम लोग याद रखने के लिए ये KB होगा, तो B फॉर BP। इसी हिसाब से अगर फैबली होगा तो FP। ये हम लोग याद रखने का, ये आप लोग का इसी तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर होगा, इन नॉरब्रेमसी मैक WSP सिस्टम द एक्टिवेशन ऑफ WSP इज डॉन बाय, क्या हो जाएगा? KB का BP हो जाएगा। तो ऑप्शन B के साथ चलिए। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग का जो WSP का एक्टिवेशन हर एक आप लोग का LHB कोच में इसको FP प्रेशर के माध्यम से कर दिया है, फीड पाइप प्रेशर के माध्यम से कर दिया है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोग B पर चलिए, ऑप्शन B में चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कोच बॉडी? तो बॉगी एंड कार बॉडी के बीच में जो डैम्पर फिट होता है, ये होता है ईयर डैम्पर होता है, जो कि पर बॉगी 2 की संख्या में, पर कोच 4 की संख्या में। हाउ मेनी डैम्पर्स आर प्रेजेंट इन 1 LHB बॉगी? तो एक LHB बॉगी में डैम्पर्स पूछा है, शॉक एब्जॉर्बर पूछा है। जैसे कि हम लोग ये बार बार डिस्कस हुआ है बहुत सारा वीडियो में, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 की संख्या में, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 की संख्या में, ईयर डैम्पर 2 की संख्या में, और लेटरल डैम्पर 1 की संख्या में। तो ये आप लोग का टोटल पर बॉगी में 9 हो जाता है। तो पर बॉगी 9 की संख्या में, पर कोच 18 हो जाता है। ये जरूर ध्यान रखें। तो यहीं पर आप लोग का आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ट्रामेलिंग इज डॉन फॉर, ट्रामेलिंग क्यों किया जाता है? ट्रामेलिंग यहीं पर आप लोग का ट्रावेलिंग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन है ट्रावेलिंग इज डॉन फॉर
इसके माध्यम से बोगी का स्क्वायरनेस को चेक किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। ट्रामलिंग इज डन फॉर स्क्वायरनेस ऑफ बोगी, स्क्वायरनेस चेक करते हैं बोगी का। नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बोगी इच। तो एक एयर स्प्रिंग बोगी में दोनों तरफ में देख लीजिए इंस्टॉलेशन लीवर के पास आप लोग का एक एक संख्या में टोटल बोथ साइड में 2 रहता है। नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बोगी इच 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का लेवलिंग वाल्व है, इसी हिसाब से इंस्टॉलेशन लेवर भी 2 के संख्या में रहता है। तो ये पर बोगी लेवलिंग वाल्व और इंस्टॉलेशन लीवर ये 2 के संख्या में रहेगा, और एक कोच में ये रहेगा 4 के संख्या में। दोनों लेवलिंग वाल्व भी 4 रहेगा और इंस्टॉलेशन लीवर भी 4 के संख्या में रहेगा। कंडमनिंग साइज ऑफ वेयरिंग पीस इन साइड वेयर ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में जो साइड वेयर में आईसीएफ कोच का जो वेयरिंग पीस ब्रोंज वेयरिंग पीस रहेगा, इसका कंडमनिंग साइज पूछा है जो कि 42 mm होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग का नया कंडीशन में 45 mm होता है। शॉप रिन्यूअल साइज जो है 43.5 mm, और कंडमनिंग जो होगा 42 mm में। The pairing of secondary spring in LHB coaches is done on the basis of। तो यहीं पर देखिए LHB कोचेस में सेकेंडरी स्प्रिंग के लिए जो पेयरिंग करेंगे ये कौन सा बेसिस पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइट अंडर टेस्ट लोड एंड अलाइनमेंट डेविएशन हो जाएगा। हाइट अंडर टेस्ट लोड, तो आप लोग का जो हाइट टेस्ट लोड लेंगे, हाइट लेंगे अंडर टेस्ट लोड कंडीशन में, और अलाइनमेंट जो डेविएशन होगा इसी के अनुसार ही LHB कोचेस का जो सेकेंडरी स्प्रिंग का पेयरिंग किया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द एल्यूमिनियम बैंड ऑन LHB सेकेंडरी स्प्रिंग डिनोट्स। LHB सेकेंडरी स्प्रिंग में जो एल्यूमिनियम बैंड रहता है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन। तो जो अलाइनमेंट डेविएशन का ये डायरेक्शन को बताता है। जब भी आप देखिए LHB कोचेस का सेकेंडरी स्प्रिंग में एल्यूमिनियम बैंड है, इसका मतलब हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। APD मीन्स, यहीं पर APD का पूर्ण रूप पूछा है जो कि एंटी पिल्फरेज डिवाइस होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का नकल पिन हो गया, ऑपरेटिंग हैंडल हो गया, तो ये कंडीशन में इसको आप लोग का चोरी नहीं होने से रोकने के लिए इसमें APD दिया जाता है, या कोई मिसक्रिएंट एक्टिविटी ना हो इसके लिए भी एंटी पिल्फरेज इसमें ऐड किया जाता है, दिया जाता है। जैसे कि नकल पिन में वाशर आप लोग का वेल्डिंग कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग हैंडल में भी इसका प्रोविजन के लिए एंटी पिल्फरेज डिवाइस दिया जाता है। Which oil is used in डैशबोर्ड गाइड। डैशबोर्ड गाइड में जो ऑयल यूज किया जाता है वो होता है सर्वोलिन 68। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। बी डायमेंशन ऑफ ICF बोगी डिनोट्स। यहीं पर बी डायमेंशन पूछा है ICF कोच के लिए, जो कि क्लियरेंस बिटवीन बॉगी बुलेस्टर एंड बॉगी फ्रेम। बॉगी फ्रेम और बॉगी बुलेस्टर के बीच में जो क्लियरेंस होगा वो हो जाता है आप लोग का बी डायमेंशन, जो कि आप लोग का 40 ± 5 mm होता है। ये बी डायमेंशन, इसको याद रखिए। Which of the following wheel defects may be lead to point bursting।
तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें कौन सा ऐसा व्हील डिफेक्ट है जिसके चलते पॉइंट ब्रस्टिंग हो सकता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का थिन फ्लैंज हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए, अगर कोई चक्का में थिन फ्लैंज है तो ये इसके चलते पॉइंट ब्रस्ट हो सकता है। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। तो ये क्या प्रिवेंट करता है? रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मेनी लेटरल डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड पर बॉगी? तो लेटरल डैम्पर पूछा है। लेटरल डैम्पर आप लोग का एलएचबी कोच में, ये पर बॉगी के लिए पूछा है तो पर बॉगी के लिए ये आप लोग का 1 हो जाएगा, और पर कोच के लिए ये हो गया आप लोग का पर बॉगी, पर कोच के लिए ये 2 हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखें, अगर ये आप लोग का वंदे भारत के लिए होता तो लेटरल डैम्पर ये 2 के संख्या में पर बॉगी में रहेगा और 4 के संख्या में रहेगा पर कोच में। ये भी जरूर ध्यान रखें। हाउ मैनी फ्लेक्सिबल केबल्स प्रोवाइडेड इन वन जनरेटर कार? एक जनरेटर कार में 2 की संख्या में फ्लेक्सिबल केबल रहता है। हैंड ब्रेक के साथ ये कनेक्शन होता है, या इसमें एलएचबी कोच में इसको पार्किंग ब्रेक भी बोला जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये हो जाएगा बी के साथ चलिए। टर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म लोअर कवर बोल्ट। तो यहीं पर कंट्रोल आर्म के लिए लोअर कवर बोल्ट के लिए जो टर्क रिक्वायर्ड होगा, इसको जो टाइट करेंगे ये हो जाएगा 170 न्यूटन मीटर में इसको टाइट करेंगे। द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ एलएचबी कोचेस इज सुपरियर इन कंपेरिजन टू आईसेफ कोचेस ड्यू टू। यहीं पर देखें सस्पेंशन सिस्टम आईसेफ कोच में जो यूज किया गया है ये आईसेफ कोच के तुलना में बेहतर होता है, सुपरियर होता है। तो इसका रीजन देख लेते हैं। यहीं पर देखिए यूजेस ऑफ साइलेंट ब्लॉक्स, ये भी एकदम आप लोग का सही है। तो ऑप्शन में आप लोग देखिए, ऑप्शन देख के ही इसका आंसर लेना है। एक एक करके ऑप्शन समझते जाएंगे। यूज ऑफ साइलेंट ब्लॉक्स, ये भी सही है। यूज ऑफ रबर एंड मेटल बॉन्डेड कंपोनेंट्स, ये भी यूज हुआ है। यूज ऑफ रबर एंड मेटल बॉन्डेड कंपोनेंट्स। यूज ऑफ सॉफ्टर स्प्रिंग इन सेकेंडरी सस्पेंशन, ये भी सही है। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ग्रेड ऑफ बोल्ट्स यूज लार्जली इन एलएचबी बॉगी। तो एलएचबी बॉगी में जो बोल्ट यूज होता है इसका ग्रेड पूछा है। तो इसका ग्रेड क्या है? इसका ग्रेड है 10.9 है। और इसमें जो कंपनी जो मैक रहता है, कंपनी रहता है, ये टीवीएस कंपनी का बोल्ट यूज होता है। ऑन ब्रेको, एलपीएस, ये सब इसी का बोल्ट का कंपनी है। और इसका ग्रेड एलएचबी बोगी के लिए 10.9 होता है। द लेटरल बम स्टफ क्लियरेंस इन कॉयल स्प्रिंग बोगी इज। तो यहीं पर देखिए लेटरल बम स्टफ क्लियरेंस पूछा है एलएचबी कोच के लिए। लेटरल बम स्टफ क्लियरेंस ये कितना होना चाहिए? तो ये आप लोग का 20 से 30 mm होना चाहिए। तो इसमें भी थोड़ा डाटा देख लीजिए, जैसे कि लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस ये आप लोग का 25 ± 5 mm, जो कि 20 से 30 mm है। लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप क्लियरेंस, लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप क्लियरेंस ये कितना है?
ये आप लोग का 8 + 5 - 2 mm है। 8 + 5 - 2 mm यानी कि आप लोग का 6 से 13 mm है। ये लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप क्लियरेंस। इसी हिसाब से वर्टिकल बम स्टॉप क्लियरेंस, वर्टिकल बम स्टॉप क्लियरेंस ये कितना होगा? ये हो जाएगा 95 + 0 - 5 mm, जो कि 95 mm होता है। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस 25 ± 5 mm, लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप क्लियरेंस 8 + 5 - 2 mm, और वर्टिकल बम स्टॉप क्लियरेंस जो हो जाएगा 95 + 0 - 5 mm। द नंबर ऑफ टीथ इन फोनिक व्हील और टूथेड व्हील ऑफ WSP सिस्टम। तो फोनिक व्हील में कितना टोटल टीथ रहता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 80 के संख्या में रहता है, 80 टीथ रहता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ WSP सिस्टम प्रोवाइडेड इन LHB कोचेस। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, WSP सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट्स ये प्रोवाइड किया जाता है LHB कोच के लिए। तो WSP सिस्टम में जो कंपोनेंट्स रहता है देख लेते हैं। ये देखिए डॉम्प भाल या एंटी स्किड भाल, ये एकदम सही है। टूथेड व्हील या आप लोग इसको फोनिक व्हील बोल सकते हैं। स्पीड सेंसर ये भी है। तो ऑल ऑफ दिस सब कोई आप लोग का WSP सिस्टम में ये पार्ट्स है। सी क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सी क्लास ओडिसी ओनली डे लाइट में ही मूव करता है। तो इसमें आप लोग का जो मैक्सिमम स्पीड है 25 kmph। इसके साथ साथ ए कंपनी स्टाफ चाहिए, CNW ए कंपनी। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग का भी स्टाफ ए कंपनी करके जाएगा। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होगा, जब भी BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे ब्रेक एप्लीकेशन होगा, यही कंडीशन में एयर फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? ये आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से ब्रेक सिलेंडर इसके बीच में ही एयर फ्लो होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए, AR2BC हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस प्लेट ऑफ ICF कोचेस। ICF कोच में डायमीटर आप लोग का किसका पूछा है? बफर प्लंजर फेस का पूछा है। बफर प्लंजर फेस प्लेट का डायमीटर ICF कोच के लिए जो कि 457 mm होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू 460 mm आप लोग ले सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर 457 mm होता है। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू, जब भी ब्रेक रिलीज करेंगे तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर, एयर प्रेशर ये कहाँ जाता है? ये आप लोग का एटमॉस्फेयर में जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी है। यहीं पर देखिए जब भी कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका जांच कौन करता है? इसका जांच करते हैं CRS। जो केस में कि ह्यूमन लाइफ लॉस हो जाता है, आदमी मर जाते हैं, ट्रैफिक के ऊपर बहुत नुकसान होता है जान माल का, इसमें जैसे भी ह्यूमन लाइफ लॉसेस होता है, यही कंडीशन में इसका इंक्वायरी जांच जो करेंगे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनका अंडर में काम करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में CRS काम करते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट जिसमें ह्यूमन लाइफ लॉस हो जाता है, यही कंडीशन में इसका जांच करते हैं। एज पर एक्सीडेंट मैनुअल, एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इनटू 16 कैटेगरीज फ्रॉम A to R एक्सक्लूडिंग। तो एक्सीडेंट मैनुअल में आप लोग का 16 कैटेगरी है, 16 क्लासिफिकेशन किया गया है 16 कैटेगरी में, 16 क्लासेस में, जो कि A to R है। इसमें से आप लोग का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर के अनुसार कैटेगरी नहीं किया गया है, जो कि आप लोग का ऑप्शन
आई और ओ है, तो ए टू आर आप लोग का 16 कैटेगरी है, इसमें से आप लोग का आई कैटेगरी और ओ कैटेगरी टाइप का एक्सीडेंट को हटा दिया गया या इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन है। रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड, ट्विस्ट हो जाएगा ये आप लोग का। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव, निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक, इसका परिवहन कोड पूछा है जो कि आर ए हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। व्हाट डिफेक्ट्स इज डिटेक्टिंग इन यूएसटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सेल में आप लोग का इंटरनल क्रैक आंतरिक दरार को जांच करने के लिए यूएसटी किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का काम पूछा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स पूछा है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं एलएचबी कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है ये 2.5 से 2.75 होता है। अगर ये आईसीएफ कोच के लिए होता तो ये 3.5 होता राइडिंग इंडेक्स। इन एक्सीडेंट मैनुअल कोचिंग ट्रेन पार्टिंग इज अंडर, तो ये भी देखिए बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग का एक्सीडेंट मैनुअल में अगर कोचिंग ट्रेन का पार्टिंग हो जाता है तो ये J5 क्लास में आता है, याद रखिए J5 क्लास में आता है। जैसे कि J3 क्लास ये आप लोग का पैसेंजर ट्रेन के लिए है, ये हो जाएगा कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग पैसेंजर ट्रेन पार्टिंग जो कि पैसेंजर को लेके जा रहा होगा, वही कंडीशन में J3 क्लास होगा। J4 क्लास नॉट कैरिंग पैसेंजर या गुड्स के लिए नॉट कैरिंग पैसेंजर। J10 क्लास जो होता है ये पुअर ब्रेक के लिए होता है। ये जो केस है J10 क्लास पुअर ब्रेक पावर के लिए। ये डाटा आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का जो ट्रेन पार्टिंग होगा, आप लोग का सिंपल अगर ट्रेन पार्टिंग पूछा है कोचिंग ट्रेन के लिए, जो एक कौन सा क्लास में आएगा, J5 क्लास में आएगा, जो कि ये एक फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक है। फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक जो कि किसका कारण से होता है, ये आप लोग का व्हील, एक्सेल या ब्रेकिंग apparatus। व्हील, एक्सेल या ब्रेकिंग apparatus अगर ख़राब हो जाता है, यही कंडीशन में आप लोग का फेलियर होगा रोलिंग स्टॉक, इसका आप लोग का ट्रेन पार्टिंग हो जाएगा, जो कि जिसके चलते ये लीडिंग टू डिटैचमेंट ऑफ कोच हो जाएगा, डिटैचमेंट ऑफ कोच। तो इसमें आप लोग को कोच को भी ऐसा कंडीशन में डिटैच करने का ये इसमें आवश्यकता पड़ सकता है, डिटैच इसमें हो सकता है। तो इसमें आप लोग जो सही आंसर होगा J5 क्लास हो जाएगा। डेस इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू क्लासिफाई रेलवे सर्वेंट एज पर एक्सक्लूडेड एज पर HOER। तो यहीं पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पूछा है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आप लोग को क्लासिफिकेशन करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे एज पर HOER, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो रहता है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, इसमें 4 कैटेगरी का स्टाफ रहते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस, इंटेंसिव,
एसेंशियली इंटरमिटेंट जो कि EI बोलते हैं, और एक्सक्लूडेड, ये 4 कैटेगरी का स्टाफ रहते हैं। APAR ऑफ नॉन गेजेटेड स्टाफ इन लेवल 6 विल बी फाइनलाइज्ड बाय। तो APR का फुल फॉर्म ये जान लीजिए, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो कि पहले इसका नाम आप लोग का जो सर्विस रिकॉर्ड बोलिए या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये जो आप लोग का बनता था, तो अभी इसका नाम APAR हो गया, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो कि आप लोग का नॉन गेजेटेड स्टाफ रहेंगे और लेवल 6 में रहेंगे। तो इसको फाइनलाइज कौन करेंगे? इसको फाइनलाइज करेंगे JAG ऑफिसर करेंगे, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का ऑफिसर जो रहेंगे, इनका APR को लेवल 6 वाले स्टाफ का जो APR रहेगा इसको फाइनलाइज करेंगे। ये हो जाएंगे JAG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, ऑप्शन ए के साथ चलिए। अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर इज, तो पास होल्डर का अटेंडेंट किसको बोलेंगे? ये हो जाएंगे फुल टाइम पेड सर्वेंट हो जाएंगे, पूर्णकालीन वेतनभोगी नौकर हो जाएंगे, पूर्णकालिक वेतनभोगी नौकर, फुल टाइम पेड सर्वेंट हो जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मच सर्विस मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, तो आप लोग का PRCP के लिए पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए ये एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए मिनिमम कितना साल का सर्विस चाहिए? तो इसके लिए मिनिमम 20 साल का सर्विस चाहिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए स्केल टाइम ऑफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन इज। तो यहीं पर देखिए रिडक्शन कर देंगे लोअर स्टेज में इन द टाइम स्केल फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, जो कि रिडक्शन टू लोअर स्टेज कर देंगे, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी होगा, और ये पेंशन के प्रति आप लोग का नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक टाइम स्केल वेतनमान की कटौती निचले स्तर पर एवं गैर संचयी प्रभाव के तहत, जिससे सेवानिवृत्ति पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसी प्रकार का पेनल्टी को हम लोग बोलते हैं माइनर पेनल्टी। इसको आप लोग का छोटी शास्ति, लघु शास्ति बोलते हैं, माइनर पेनल्टी साधारण दंड। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which of the standard form is required to be used for issuing order of deemed suspension? तो डीम सस्पेंशन के लिए SF2 फॉर्म जारी किया जाता है। SF2 ये हो गया डीम सस्पेंशन। जो भी रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर से ज़्यादा रह जाते हैं उनको SF2 जारी कर दिया जाता है। SF1 ये निलंबन है, सस्पेंशन है। SF4 जो है रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, निलंबन से बहाली, ये है SF4। और SF3 जो है, SF3 है आप लोग का गैर रोजगार प्रमाण पत्र, जो कि निर्वाह भत्ता के लिए आप लोग को देना पड़ता है। तो ये आप लोग का नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस, गैर रोजगार प्रमाण पत्र जो कि सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए, निर्वाह भत्ता के लिए चाहिए, इसके लिए SF3 फॉर्म जारी किया जाता है। ये भी जानकारी रखिए। तो यहीं पर आप लोग का डीम सस्पेंशन के लिए SF2 हो जाएगा।
Group C staff having completed 20 years and more but less than 25 years of service are entitled to get post retirement कम्प्लीमेंट्री पासेस एट द रेट ऑफ। तो ग्रुप सी स्टाफ होंगे जो कि 20 साल नौकरी हो गया या इससे ज़्यादा हो गया लेकिन 25 साल से कम है, तो ये कंडीशन में जो पीआरसीपी उनको मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। ये किस दर में मिलेगा? तो इनको मिलेगा 2 सेट्स पर एनम, 2 सेट प्रति वर्ष, 2 सेट में उनको पास मिलेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर द व्हिच रूल ऑफ DAR 1968। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल जो 1968 है, इसके तहत आप लोग का जो इंक्वायरी है ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, जांच अनिवार्य नहीं है। तो आप लोग का रूल कितना का अंदर, तो रूल 14 का दो है, रूल 14(2), इसके तहत आप लोग का DNDA केस में, डिसिप्लिन एंड अपील रूल केस 1968 में कोई भी जांच का आप लोग का जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी का दंड लागू निम्न में से कौन कर सकता है? तो यहीं पर देखिए आप लोग का कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गया या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, इसको इम्पोज करने के लिए जो अथॉरिटी रहेंगे ये हो जाएंगे अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हो जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which of the following gas is used in TIG welding? तो टीक वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है? तो टीक वेल्डिंग में टंगस्टन इनलेट गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है? जैसे कि MIG वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और आप लोग का टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए। तो इसमें जो गैस यूज होता है ये इनर्ट गैस होगा। तो आप लोग का जो निष्क्रिय गैस होगा ये कौन सा यूज होता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। इन टीक वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम द टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू। तो टीक वेल्डिंग में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का अगर आप लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड किसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे? तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग ऐड करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का, इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा 52 का। इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग व्हिच टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज्ड इन हाई कार्बन स्टील। तो ऑक्सी एसिटिलीन आप लोग का जो गैस वेल्डिंग होगा ऑक्सी एसिटिलीन, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन बोथ गैस यूज होता है। तो इसमें आप लोग का ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो फ्लेम यूज होगा जो कि आप लोग का हाई कार्बन स्टील के लिए पूछा है। तो हाई कार्बन स्टील के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए जो फ्लेम यूज होगा ये कौन सा फ्लेम होगा? जैसे कि 3 फ्लेम आप लोग का यूज होता है, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग। तो इसमें आप लोग का हाई कार्बन स्टील के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो फ्लेम चाहिए ये फ्लेम हो जाएगा आप लोग का कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच पोलैरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। तो यहीं पर देखिए इसका भी आप लोग आंसर दीजिए, इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है 54 का। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जैसे ऊपर में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू मेक परफेक्ट होल। तो परफेक्ट होल तैयार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये फॉर मेकिंग होल, होल तैयार करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। और ड्रिलिंग ऑपरेशन को स्मूथ करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए यहाँ पर रीमिंग ऑपरेशन किया जाता है।
ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद अगर रिमिंग ऑपरेशन, रीमर यूज किया जाता है, यही कंडीशन में जो ड्रिल होल होगा ये परफेक्ट हो जाएगा, इसमें स्मूथनेस आ जाएगा, परफेक्ट होल हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। बोरिंग जो आप लोग का ऑपरेशन है ये एनलार्जिंग होल, जो होल तैयार किया गया है बोरिंग टूल लगा के इसको एनलार्ज बड़ा किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो मैनचेस्टर वर्कशॉप ईस्ट कोस्ट रेलवे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर ईस्ट कोस्ट रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 55 तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।